नाउ सी, हमने जनरल सा पढ़ लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल इंटरेक्शन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम चैप्टर में आगे जा रहे हैं। तो हमें चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ कन्वर्जन सीखनी पड़ेंगी। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं और एक अजीब सी डायग्राम नजर आ रही है और साथ में ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखो क्या लिखा है। जब हम छोटे थे ना, छोटी क्लास में, तो हमें पढ़ाया गया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन में, दर्जन कहते हैं, दर्जन 12, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसी कन्वर्जन सिखाई गई हमें। इसी तरह हमें इस चैप्टर में वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट और उनके कन्वर्जन बताए गए हैं। फिर एक पुराना मेथड है, आज से 50 साल पहले का मेथड, कि जब हमारे पास ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो मर्करी बैरोमीटर यूज होते थे। मर्करी बैरोमीटर को MMHG कहते थे। मर्करी लेवल के हिसाब से एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते थे। तो अब मैं कन्वर्जन बताऊंगा, सुनना ध्यान से। कोई दिक्कत आए तो बीच में क्वेश्चन पूछ लेना। देखो सबसे पहली चीज कि 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये वॉल्यूम की यूनिट है। ये पहले 2 यूनिट वॉल्यूम की है, फिर प्रेशर की यूनिट है। सो 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये जस्ट याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ, बस याद कर लो, नोट करते जाओ साथ के साथ। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑल्सो इक्वल टू 1 DM क्यूब। यानी जो 1 लीटर है वो 1 DM क्यूब के बराबर होता है, और 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 10⁻³ DM क्यूब एंड ऑल्सो इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ज्यादातर सेंटीमीटर ML या फिर लीटर यूज होता है। ज्यादातर सेंटीमीटर ML, लीटर या फिर DM क्यूब। कई बार DM क्यूब भी आता है। ये मीटर क्यूब वगैरह रेयर यूज होते हैं। अब प्रेशर की यूनिट देखो कौन कौन सी है। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होती है, बार भी होती है, पास्कल भी होती है, टॉर भी होती है, MMHG भी होती है, और न्यूटन मीटर भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतनी सारी हमारी प्रेशर की यूनिट है। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब ATM, उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है ATM। अब देखो क्या होता था पुराने टाइम में, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो प्रेशर को मेजर कर सके, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो उस टाइम पे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, और उस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है मर्करी बैरोमीटर। तो आज से अगर 50 साल पहले जाओगे तो उस टाइम पे 1 एटमॉस्फेयर को हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेवल कहते थे, क्योंकि मर्करी से मेजर करते थे। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ये सिलेबस में नहीं है बट मैंने यहाँ पे डाला हुआ, इंटरेस्टिंग है समझाने के लिए। तो आप इसे समझो, ये होता क्या है। क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को मरकरी से फिल कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे फिल कर रखा है, मरकरी से फिल कर देते हैं। और एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में मरकरी होती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बीकर है। और इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे अंगूठा रख के इसको बंद करके यहाँ पे उल्टा रख देते हैं। टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा डिप कर देते हैं। जैसे ही हम डिप करेंगे टेस्ट ट्यूब को उल्टा, तो मरकरी थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो जाता है। मरकरी थोड़ी देर बाहर आएगा और मरकरी का लेवल टेस्ट ट्यूब में डाउन हो जाएगा, और यहाँ आ गया वैक्यूम। यहाँ क्या क्रिएट हो गया, आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया, और ये मरकरी बाहर आ गई। अब ये मरकरी कब तक बाहर आएगी। आपको पता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर हमारी बॉडी पे और हमारी सराउंडिंग पे। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे लगा रहता है। तो ये मरकरी कब तक बाहर आती है, जब तक इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे वाले का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। फिर ये मीटर स्केल से इसकी रीडिंग ले ली जाती है, जो आता है 76 सेंटीमीटर। जो हमारा क्या आता है, 76 सेंटीमीटर के करीब आता है। तो बस यहाँ से पुराने जमाने में ऐसे ही मेजर करते थे, इस तरीके से। और ये आपका मरकरी लेवल है, थोड़ा शेड कर देता हूँ, ये आपका मरकरी लेवल है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जिसने लिक्विड को बाहर आने से रोक दिया, तो इस लेवल पे मेजर करके उतना मरकरी MMHG कहते थे। तो क्या आ गया, सी लेवल प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेवल। तो इसको लिखने का तरीका ये रहा, 76 सेंटीमीटर HG, MM अपना HG, और सेंटीमीटर को MM में चेंज कर लो तो इंटू 10 कर लो तो 760 mm। और मरकरी MMHG को टॉर भी कहते हैं। MMHG इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर। तो मैंने एक यहाँ पे आपको नॉर्मल सा कंसेप्ट बताया कि आज से 50-60 साल पहले जब हमारे पास हाईफाई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो इस तरह के फिजिकल बैलेंस थे, मेजरमेंट के यूनिट्स थे, जिसे हम मरकरी बैरोमीटर कहते थे। क्या कहते थे,
मर्करी बैरोमीटर। आजकल तो बड़े हाई फाई आ गए हैं, अपने सेमीकंडक्टर वाले आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए आ गए हैं, पर उस टाइम में 50 साल पहले इस तरह से मेजर करते थे। तो मैं किसी एक बच्चे से पूछ लेता हूँ कि मैंने मर्करी बैरोमीटर के बारे में क्या बताया है, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो ये वैसे सिलेबस में नहीं है। हरसिमरन, कैसे पिछले जमाने में, मतलब पिछला जमाना मतलब 40-50 साल पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक किया जाता था? क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, और पूरी टेक्निक बताओ जो मैंने यहाँ पे बताई। बोलो। सर इंस्ट्रूमेंट का नाम है मर्करी बैरोमीटर, हम्म। और इसका यूज होता था एक टेस्ट ट्यूब में मर्करी को डाल के उसको उल्टा एक काइंड ऑफ वाटर में हाँ रखते थे। हाँ, वाटर नहीं, मरकरी, बिकर, बिकर में भी मरकरी है, बिकर के अंदर भी क्या ओके। है, मरकरी। हाँ, फिर और कि वो फिर सब मरकरी बाहर आना शुरू हो जाती थी और एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कुछ टाइम के बाद रुक जाती थी। इसका मतलब एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से रुक गई तो इसका मतलब ये प्रेशर है। तो इस लेवल को मेजर कर लेते थे। ये स्केल है, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, बेसिकली इस पे स्केलिंग होती थी। तो इस स्केल को नीचे से मेजर कर लेते थे, यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर एच आ रहा है, तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले देते थे। ओके, तो बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, हमारे प्रेशर के कितने यूनिट हैं, देख के यहाँ से। हरसिमरन आप बताओ कितने यूनिट है? एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, एच एच, मर्करी लेवल, टॉर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा 1 एटमॉस्फेयर है ये अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर है। देखो ध्यान से, मैंने क्यों बोला अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं 1.01325 को, तो ये 1 के बराबर आ गया। तो ये एक्चुअल वैल्यू है। अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर इज 1 बार, and 1 bar is equal to 10 raised power 5 Pascal, and approximately 1 bar is 1 atmosphere। देखो मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ 1 atmosphere approximately, हरसिमरन? 1 bar is approximately equal to 1 atmosphere। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? सर क्योंकि अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वन ही आएगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और आई होप आपने इसे अब तक कॉपी में लिख लिया है, क्योंकि मैंने बोला है साथ साथ लिखते रहिए। अब ये तो चीज हो गई याद करने वाली। अब आपका चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो स्टोरी चल रही थी, चैप्टर को समझने के लिए बेस बन रहा था। अब यहाँ से चैप्टर आपका शुरू होता है। देखो अब चैप्टर क्या कह रहा है। चैप्टर में सबसे पहले बात आ रही है गैसियस स्टेट की। तो जैसा मैंने बताया कि आप +1 में गैसियस स्टेट के बारे में ज्यादा पढ़ोगे, और +2 का चैप्टर ही सॉलिड है, तो पहला आप सॉलिड यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, +2 में पढ़ोगे। अब देखो गैसियस स्टेट के बारे में जो बता रहा है, ये हमें ऑलरेडी पता है। क्या बता रहा है? गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हमें पता है, गैस को एक कंटेनर में लो, पिस्टन लगाओ, प्रेशर लगाओ। तो आप देखो पहले ये वॉल्यूम V1 था, प्रेशर लगाया तो उतना ही गैस कम वॉल्यूम में आ गया, यानी आपका प्रेशर हो गया ज्यादा, तो आपका वॉल्यूम हो गया और कम। तो कंप्रेसिबल है, यहां से पता चलता है कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा, gases exert pressure equally in all direction, so this is also simple। तीसरा, gases have much lower density than solid। ये भी हमें पता है, डेंसिटी गैसेस की कम होती है, तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं। देखो हमारे रूम में एयर है, हमारी सराउंडिंग में एयर है, अगर इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। जब आप स्विमिंग करते हो और उसमें चलने की कोशिश करते हो तो आपको ना प्रेशर फील होता है, चल नहीं पाते, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अब आप कोशिश करो भी आप अपनी ना दीवार से बाहर निकल जाओ, तो नहीं निकल सकते, क्योंकि दीवार की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बट गैसेस की लेयर से आप बाहर निकल सकते हो, जो आप रोज करते हो, हम यही तो करते हैं। हमारी सराउंडिंग में एयर है, बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी। आगे, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैस आर नॉट फिक्स। ये भी हमें पता है। दीज एज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ कंटेनर। अगर हम गैस को किसी कंटेनर में डाल दें तो उसी कंटेनर का शेप और उसी कंटेनर की वो वॉल्यूम ले लेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट, gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब गैसेस इंटरमिक्स हो सकते हैं अपने आप, और अपने आप इंटरमिक्स होने के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। अब एक ना हमारे यहाँ पे टेम्परेचर स्केल आता है, जरा टेम्परेचर स्केल सुन लो। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, या कोई भी चैप्टर हो हमारा केमिस्ट्री का, जनरली हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, और केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। तो आपको ऑलरेडी 9th में भी पता है कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? 273 ऐड कर दूंगा। जैसे मानो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें अगर मैं 273 ऐड कर दूं तो कितना केल्विन आया? ये फॉर्मूला है, 273 केल्विन। अब मान लो आपका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं इसके साथ कर दूं तो कितना आया केल्विन में? 300
केल्विन एंड सो ऑन, जो भी एग्जांपल दियो। अच्छा एक और चीज, जब आप न्यूमेरिकल करोगे इस चैप्टर में तो आपको ना बहुत कॉमनली ये वर्ड मिलेगा एसटीपी, एनटीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्या फुल फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। तो मैं फिलहाल आपको ये जनरल बेस पे बता रहा हूँ, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा कि और इसकी क्या क्या वैल्यूज हैं। फिलहाल आप ये नॉर्मल याद रख लो कि एसटीपी और एनटीपी बोला हो तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर 273 केल्विन, राउंड ऑफ में, डिग्री सेल्सियस तो लेना नहीं है, केल्विन में लेना है। तो एक्चुअल होता है 273.15 केल्विन, तो इसका राउंड ऑफ कर लेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। और प्रेशर लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर। तो आप जनरल बेस पे याद रखो कि अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और न्यूमेरिकल में लिखा है एसटीपी, तो एसटीपी की वैल्यू क्या लेनी है? टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अभी जब हम आगे चलेंगे तो इनकी न्यू कन्वेंशंस भी आई हैं, वो भी बताऊंगा। बट बुक में अलग अलग जगह पे अलग अलग कन्वेंशन ले रहे हैं, तो फिलहाल मैंने आपको ये जनरल कन्वेंशन बताई है, तो आप इसे नोट बेटा कर सकते हैं साथ के साथ। तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। तो सिर्फ ये नोट करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जनरल बेसिस पे अगर ऐसा कहीं लिखा हो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेंगे व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में आगे। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो अब हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाता है। अब आते हैं हमारे यहाँ पे सबसे पहले गैस लॉज। गैस लॉज मतलब गैस को जिन साइंटिस्ट ने स्टडी की और उनकी प्रॉपर्टी देखी कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने लॉज बना दिए। उन लॉज को हमने नाम दे दिया गैस लॉ। और उसमें सबसे पहला लॉ आता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ को? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। यहाँ पे थोड़े स्पेल गलत हो गए, बॉयल्स लॉ ये आई नहीं आएगा, सिर्फ एस डाल के आ जाएगा बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, थ्योरी लिखो कॉपी में, हेडिंग डालो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। डेफिनेशन देखो, स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? कि जो प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब डेली लाइफ में देखो कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा गैस सिलेंडर है जो हमारे घर में आता है, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, मतलब हाई प्रेशर में कम वॉल्यूम में ज्यादा गैस करके आता है, 14 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर, जो भी उसकी कैपेसिटी है। तो हमारा डेली लाइफ में इसका क्या यूज हुआ कि अगर हमें वॉल्यूम घटाना है किसी गैस का तो प्रेशर बढ़ा दो, तो कम वॉल्यूम में ज्यादा गैस आ जाएगी। बट क्या चीज नहीं हिलनी चाहिए? टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ वैलिड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब मैं अगर इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को सॉल्व करूं, इस वी को इधर ले आऊं, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो क्या होता है, अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। इसको हम मेजर कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसे हम कहते हैं बॉयल्स इक्वेशन। तो बॉयल्स इक्वेशन कैसे यूज होती है? मान लो कहीं पे क्वेश्चन दिया कि प्रेशर ये था, वॉल्यूम में ये चेंज हो गया, तो बताओ प्रेशर में क्या होगा? कि कुछ कंडीशन हुई चेंज तो वॉल्यूम में ये चेंज होगा, तो प्रेशर क्या होगा? तो आप ये इक्वेशन लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके ग्राफ को अभी देखते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है इसी के बेस पे। तो देखो जरा न्यूमेरिकल कह रहा है, बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2। तो इस 0.2 को पहला प्रेशर है ना, मैंने P1 ले लिया। अब कहता है इफ एट 1 बार, फिर से प्रेशर आ गया, फिर से प्रेशर आ गया ना, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो मैंने ले लिया P2। द गैस ऑक्यूपाई दिस मच वॉल्यूम, वॉल्यूम V2। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बैलून बी एक्सपेंडेड, यानी V1 निकालना है। जो हमारा पहला प्रेशर था उसके साथ हमें वॉल्यूम नहीं दिया, तो मैंने लिखा V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली, सॉल्व कर दिया, तो मेरा आया 11.35 लीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसको आप नोट भी कर लो बेटा साथ के साथ, मैं आपको 1 मिनट दूंगा भी, तो इसे आप साथ के साथ नोट भी करते जाओ, और आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर नोटिंग डाउन दिस। सेम टाइम मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ, जरा ग्राफ समझो। देखो जरा ग्राफ, सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखो। ये ग्राफ कैसे बनाया हुआ है पहले ये समझ लो, और ग्राफ से क्या ऑब्जर्वेशन आती है ये ध्यान रखना। और हमारे
कॉम्पिटिशन्स में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ ग्राफ से रिलेटेड। जो हमारा ये ग्राफ है ना, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर गैस के लिए बनाया गया है, ये किसी गैस के लिए बनाया गया है, लेटर से हाइड्रोजन के लिए बनाया गया है, सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया हुआ है, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। पहले 200 पे बनाया गया, फिर 400 पे, फिर 600 पे, फिर देखा गया क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। तो अगर आप देखो तो हमें पता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो 200 पे देखो कैसा आया ग्राफ, ग्राफ वही है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा वॉल्यूम की तरफ बढ़ गया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो थोड़ा ग्राफ वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब मोर वॉल्यूम। और प्रेशर का लेवल तो वैसा ही है, बट आपका वॉल्यूम का लेवल बढ़ रहा है। जैसे इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम इतना है, इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम इतना है, इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम इतना है। तो इस ग्राफ को हम अगर सही से देखें तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम सेम ग्राफ गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएं तो जो हमारा ग्राफ है उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। प्रेशर तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का वो तो है ही है। ठीक है, तो अब देखो समझो इस ग्राफ को, पहला ग्राफ समझो, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। पहले ग्राफ में अगर हम देखें तो पहला ग्राफ ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम इतना तो प्रेशर इतना, यानी वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, यही तो है। पी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पी बढ़ जाएगा। तो आपका वॉल्यूम कम है तो पी बढ़ गया। अच्छा, जैसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ाया, आप देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया, कम। तो ये ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में बना। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा ही है, इसके साथ भी ऐसा ही है, इसके साथ भी ऐसा ही है। बट इन तीनों ग्राफ को अगर हम अलग अलग टेम्परेचर को कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आता है, इस ग्राफ को देख के, इन तीनों ग्राफ को देख के ये समझ में आता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ बनाएं तो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। तो आप ये ध्यान रखना कि अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम सेम ग्राफ बनाएं तो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस चीज का आप कंसेप्ट बस अपने ध्यान में रखना फॉर डूइंग एमसीक्यू। ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, बाकी आसान है। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जो बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है P वर्सेस V, मतलब 1/V। अगर हम इस 1/V को x ले लें तो क्या बन जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। अगर मैं इसे 1/V को x ले लूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनी, बिल्कुल सही है ना। यानी P बढ़ाया तो 1/V भी बढ़ गया, क्योंकि मैंने 1/V को x ले लिया। तो अगर मैं P बढ़ाऊंगा तो x बढ़ जाएगा, P घटाऊंगा तो x घट जाएगा। तो ये ग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन आता है। बट यहाँ पे भी एक और पैटर्न देखा हमने अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया। तो देखो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम टेम्परेचर अलग अलग रखें तो हायर टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम था। अगर आप इस तरह का ग्राफ बनाते हो, हायर टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम था और लोअर टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज्यादा था। देखो आपके सामने एक ग्राफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ये इनवर्सली कंपैरिजन है। ये मतलब आपका P वर्सेस V कंपैरिजन है, P वर्सेस V। ये आपका P वर्सेस 1/V कंपैरिजन है। तो P वर्सेस 1/V में इस तरह की ऑब्जर्वेशन है, P और V का इस तरह का ऑब्जर्वेशन है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएं, P प्रोपोर्शनल टू x लेके, मतलब 1/V लेके, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है इस कंडीशन में, 1/V वाली कंडीशन में। बट P वर्सेस V कंडीशन में हमें इस तरह से मिल रहा है कि P बढ़ाएंगे तो V कम हो जाएगा, V बढ़ाएंगे तो P कम हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो ग्राफ का नेचर है वो लेसर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ है। लो अब जल्दी से नोट कर लो, नोट करके बेटा मुझे डन बोलो। तो देखो हमने यहाँ सीखा कि जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है। स्पेल बेटा ठीक कर लेना बॉयल्स लॉ के ना, BOYLES, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और एप्लीकेशन क्या बनी कि हम प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम कर सकते हैं और ज्यादा गैस को कम वॉल्यूम में हम स्टोर कर सकते हैं, ये बनी एप्लीकेशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ पे। तो नेक्स्ट गैस लॉ का नाम है हमारा चार्ल्स लॉ। अब आप समझो इसे जरा, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स लॉ को हम कहते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट समझाऊं तो चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये कहता है। पीछे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं ना, उन ग्राफ्स को हम आइसोबार्स कहते हैं।
आइसोबार मतलब बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो मतलब सेम, तो आइसोबार बोलते हैं इनको, ठीक है। लो देखो, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाऊंगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। लो अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्वेशन बनाएंगे तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा ना। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर आपको V1 T1 दो वॉल्यूम और एक टेम्परेचर दिया हो, अगला पूछा हो, तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से। अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बताता हूँ, जरा समझना ध्यान से। ये थ्योरी मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में ये पॉसिबल हुआ नहीं अभी तक। थ्योरी कहती है कि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये थ्योरी कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं टेम्परेचर घटाऊं तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, थ्योरेटिकली इसका टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि वॉल्यूम जीरो हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी चीज का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ रहे हो ना। जैसे आइस है, तो आइस का वॉल्यूम होगा कुछ, आप उसको इतना टेम्परेचर कम कर दो कि आइस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, जीरो मतलब खत्म। तो थ्योरेटिकली ये बात होती है, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट पॉसिबल, साइंटिस्ट इतना नहीं कर पाए। तो साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि जीरो, देखो जो हमारा टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर है ये, आप मान लो डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में इसको डाउन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस आएगी, फिर इसको डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नियर अराउंड -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 डिग्री सेल्सियस पे। ये देखा गया थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली नहीं पहुंचे साइंटिस्ट, थ्योरेटिकली ये देखा गया कि जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है थ्योरेटिकली। और इस जीरो वॉल्यूम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो देखो ये कहां से आया, ये कंसेप्ट यहां से आया, चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे के तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब थ्योरेटिकली उन्होंने इतना घटा दिया, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, थ्योरेटिकली इतना घटा दिया कि वॉल्यूम उसका जीरो हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, बट हाइपोथेटिकली अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से वो इस वैल्यू तक पहुंचे हैं, बट लैब में वो इस वैल्यू तक नहीं पहुंच पाए हैं और जीरो वॉल्यूम उनको नहीं मिला अभी तक। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, तो आप बोलो ये वो इमेजिनरी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज सपोज टू बी जीरो, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है बट सपोज की गई है, तो उसे हम कहते हैं जीरो केल्विन। अब इसको आप ना केल्विन में चेंज करो, -273 को तो केल्विन में चेंज करोगे तो ये आपका बन जाएगा जीरो केल्विन, जीरो केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है तो जीरो केल्विन। तो अब मैं यहां से पढ़ता हूँ, समझो ध्यान से। ईच लाइन ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, चाहे इस ग्राफ को आप देखो, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम 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 आके जीरो एक्सिस को टच कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ना जीरो एक्सिस को यहाँ टच नहीं किया इसे, और यहाँ पे टच करने का मतलब ये लाइन जो है आपका जीरो लेवल पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। यानी वॉल्यूम का लेवल जीरो और टेम्परेचर का लेवल -273, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है आपके सामने अलग अलग केस में। चलो आगे चलते हैं। आइसोबार कहते हैं क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर, इमेजिनरी देखो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी है, at which gases are supposed to occupy zero volume called absolute zero और zero Kelvin। so यहाँ पे आप इसे नोट कर लो कि क्या होता है absolute zero और zero Kelvin। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस इज सपोज टू बी जीरो। अब आप ये ग्राफ से रिलेट कर सकते हो बड़े आराम से, बिल्कुल सही है। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो V बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे ही दिखाया हुआ है, और घटाओगे तो इन्होंने इतना घटा दिया कि वॉल्यूम जीरो हो जाए, समझ गए ना आप। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जीरो वॉल्यूम पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक अंडर लैब कंडीशन, तो ये हाइपोथेटिकल है। तो इतने डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं जीरो केल्विन, जीरो केल्विन। तो व्हाट इज जीरो केल्विन और व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सपोज्ड टू बी जीरो। तो ये ग्राफ भी समझ में आ गया, इट वाज इजी ग्राफ। अच्छा हाँ, इस ग्राफ को भी अलग अलग प्रेशर पे ड्रॉ किया गया है, तो देखो कंपेयर करो। प्रेशर 4 ज्यादा, जैसे कोई गैस ली,
तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा, पहले मान लो प्रेशर रखा कुछ कम रखा, फिर थोड़ा ज्यादा रखा, फिर थोड़ा ज्यादा रखा, फिर थोड़ा ज्यादा रखा, तो उन्होंने ये देखा कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखो ऐसे ही हो रहा है ना, अगर आप देखो प्रेशर, अगर हम इन सारे कर्व्स को रिलेट कर लें तो सारे कर्व्स को रिलेट करके हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे प्रेशर अपना ये टेम्परेचर अपना ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, अलग अलग प्रेशर के हिसाब से है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो उनका जो वॉल्यूम का स्लोप है वो डाउन हो रहा है। वॉल्यूम का स्लोप क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसे आप कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो, या टेम्परेचर के साथ रिलेट करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे कब आपका जो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब, तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो आप इस तरह से आगे जाओगे तो बढ़ा दो, नीचे जाओगे तो घटा दो। तो ये हमने एनालाइज किया अलग अलग प्रेशर पे, यानी हायर प्रेशर पे वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये हमें इस ग्राफ का कंपैरिजन समझ में आता है जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। अब हम ये न्यूमेरिकल करते हैं, चलो ट्राई करो बेटा, नोट भी कर लो, नाउ यू हैव टाइम टू नोट। सर 0 केल्विन 10 दो एक बारी दोबारा। हाँ जी बेटा बिल्कुल बताता हूँ, 0 केल्विन। बेटा ये बताओ, ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ से देख के बताओ क्या कहता है चार्ल्स लॉ, जल्दी बोलो बेटा देख के क्या कह रहा है यहाँ से। सर V बी प्रोपोर्शनल जो टू T। गैस इसका दा वॉल्यूम और हाँ इसका डायरेक्टली मतलब, हाँ प्रोपोर्शनल इसका ਹੁੰਦਾ है। मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका उल्टा मतलब क्या हुआ, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, उल्टा मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस बोलो कट जाएगा। कट, हाँ कट कम जाएगा। हो जाएगी। अब क्या करते हैं वो इसको इतना कम कर देते हैं कि वॉल्यूम जीरो हो जाए। समझ में आ गया, इतना टेम्परेचर कम कर दो कि वॉल्यूम जीरो आ जाए। तो साइंटिफिकली जो है ना, साइंटिस्ट इस टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाए हैं लैब में, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए पहुंच गए हैं। तो वो वैल्यू कितनी है, कितने टेम्परेचर पे जीरो हो जाता है, ये देखो दिखाया हुआ है -273.15। 273। हाँ तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाए उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन, वो टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज सपोज्ड टू बी जीरो। चलो आप ये न्यूमेरिकल करते हैं, जरा करो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, खुद करो, मैं इक्वेशन बना दूंगा, आप खुद करेंगे। और आंसर मैंने दिया हुआ, इसे मैच करना चाहिए। कहता है ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज दिस एंड दिस, यानी T1 ले लेते हैं 23.4 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करो, 273 ऐड कर लेना, केल्विन में चेंज कर लेना। अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, कह रहा है ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज दिस, अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, यानी आपको दे दिया वॉल्यूम, दे दिया 2 लीटर। What will be the volume of balloon when ship, यानी V2 निकालना है, reaches the Indian Ocean where temperature is this much, यानी आपका टेम्परेचर हो गया 26.1 प्लस 273 ऐड कर लो, फॉर्मूला लगा लो V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। तो V2 निकाल लो, तो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन T1, यही आएगा। आपको अगर V2 निकालना है तो ये ऊपर और ये T1, बस यहाँ पे वैल्यू डालो केल्विन वगैरह में चेंज करके, और देखो आपका ये आ रहा है आंसर 2.018। तो आज हमने बेटा इतना ही करना था। नाउ यू कैन नोट।